बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो था हम 8 चैप्टर देख रहे थे और वो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन का। ये इंटरवल एस्टिमेशन थी। इससे पहले मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या और जो डिस्ट्रीब्यूशंस देखी थी उसमें पॉइंट जो था उसको पॉइंट एस्टिमेशन बोलते थे। उसमें एक पॉइंट आता था, इसमें हम इंटरवल फाइंड करते थे और इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज भी रखते थे और उसके हवाले से जो है हम इसको करते थे। जो अभी तक का सिलसिला है उसमें कुछ पूछना चाह रहे हैं ये? ओके, पूछना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, इधर चैट में ना मैसेज कर दें। तो सिलसिला यहाँ तक पहुँचा था कि हमने 8वां चैप्टर जो था ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था और उसका होमवर्क दिया था और मेजॉरिटी ने नहीं किया था। जी जी यार, कुछ पूछना चाह रही हैं? इज इट? जी सर। जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कुछ पूछना है? हाँ जी सर, जी, जी वो प्रीवियस जो होमवर्क था ना उसमें से कुछ क्वेश्चन थे, वो पूछना था। नहीं हुए? नहीं हो तो गए हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजन थी, वो पूछनी थी आपसे कंफर्म थोड़ा हुआ। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। सर वो जो पिछली एग्जांपल की थी ना उनमें से मसला था कोई, वो क्वेश्चन पूछना था डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। किस वाली एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं? 8.1 और 8.2 और 3 वो जो हमने दी थी ना, 9 एग्जांपल थी 8 एक चैप्टर में मिनट, स्टैट की बुक मैं में। बुक खोल दूं, मेरे पास मुझे मिल गई है बुक। 8 पॉइंट। सर जो 8.1 है और 2 है उसमें यूज हुई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या बोले, जो आगे आपकी आवाज बहुत कम 8.3 है। है, जो 8.3 है उसमें उसने यूज की है टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने पूछना ये था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करनी है और टी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करनी है। हाँ जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त यूज करते हैं जब इंटरवल साइज 30 से अबव हो। इंटरवल साइज बोल रहा हूँ, सैंपल साइज जो है वो 30 से अबव हो। 30 से बिलो हो उस सूरत में टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। और दूसरी सूरत हाल ये थी कि इंटरवल साइज बेशक बड़ा अपना कॉन्फिडेंस क्या नाम लेते हैं, सैंपल साइज बेशक बड़ा हो लेकिन लेकिन क्या नाम लेते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। तो दो बातें हैं, नॉर्मल डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, और कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ, सैंपल साइज जो है वो 30 से अबव है तो जी डिस्ट्रीब्यूशन है, और 30 से बिलो है सैंपल साइज तो टी डिस्ट्रीब्यूशन। और डाटा नॉर्मल नहीं है तो लार्ज सैंपल साइज के लिए भी टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। जी, मजीद कुछ? एक और सवाल आया है, वो बारी बारी चलते हैं। किसी ने कुछ पूछना हो पहले? मैं मेरे सामने इस वक्त बुक है तो बता दें। एग्जाम्पल 1 में कोई इशू हुआ हो? नबील कुछ पूछना चाह रहे हैं। यार अनम्यूट कर सकते हो सारे, मैंने ऑप्शन तो दिया हुआ। सर मैंने ये जी एग्जांपल्स तो नबील, मैंने किए हैं, लेकिन सर मैंने एग्जांपल्स नबील तो आवाज किए हैं। नहीं आ आवाज आ रही रही? आपकी। आवाज नहीं आ रही? जी अब आ रही है, बोलिएगा। वो मैंने एग्जांपल्स तो किए हैं, लेकिन सर ये जो क्रिटिकल वैल्यूज हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? क्रिटिकल वैल्यूज जो हैं जी अल्फा बाय 2 हो गए या टी अल्फा बाय 2 की वैल्यूज जो हाँ जी, हैं, वो तो सिंपल हमने टेबल टेबल देख लिया ना हाँ जी। कि टेबल पे अगर आगे 95 की ये होगी, 99 की ये होगी, 93 की या 90 की ये हो गई। हम्म। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो टेबल में मिल ही नहीं रही, तो फिर कैसे निकालेंगे? जैसे 91 की नहीं है, 91% हमें निकालना पड़ जाए तो क्यों नहीं है? टेबल हमारे पास
देखिए ना 80% है, 90% है, 95 है, 98 है, 99, 99.8 है, इस सवाल के जवाब 99.9 है के लिए बस। मैंने अर्ज किया था कि आप जी लोग चैप्टर 6 देखें, उसमें जी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक की टेबल है और ठीक उसमें ठीक। मैं थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा कर दे। जो है बता देता हूँ कि देखना कैसे है, ठीक है जो वैल्यूज टेबल में नहीं है। मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। चलिए ठीक। अच्छा, सीन ये है कि 95% यानी टेबल में 90 है, 95 है, इसके अलावा आ जाए 91 आ जाए, तो जी सर। अब जो 1 माइनस अल्फ़ा है वो हो गया जी 91% जी कॉन्फिडेंस लेवल। 91% का मतलब है डिवाइड बाय 100। जी जी अल्फ़ा क्या हो गया? 9/100। जी। ऐसे ही है, हाँ, ऐसे ही है सही है ठीक हो जी नबील, जी इधर ऐसे ही ही है ना? है ऐसे ही। तो ये बन गया 0.09, इज इट? अगर ठीक है इसके बाद भी लिखना चाहूँ तो 00 लिख सकता हूँ। ये लिख सकते हैं ठीक है। अल्फा बाई 2 क्या होगा? टू टेल की बात कर रहा हूँ। अल्फा बाई 2 क्या होगा? ये बन जाएगा 0.0450। ऐसे ही है। सर कोई इतराज? सर नबील? जी जी ठीक है सर। ठीक है। ठीक है अच्छा ठीक है। अच्छा, ये अल्फा बाई 2 आ गया हमारे पास। ओके अब वो जो टेबल 90 दिया हो, हाँ जी, ये 91 के लिए ना। ठीक होगा। अच्छा, अब वो जो टेबल दिया होगा ना, जी इधर इस तरह कॉलम्स बने होंगे, जी जी ठीक है। जी मैं जो छठे चैप्टर वाला टेबल है, इधर लिखा होगा 0.01, जी ठीक है, 0.02, 0.02, 0.03, इस तरह लिखा होगा। इस साइड पे लिखा होगा 0.1, इस तरह ठीक है समान, इस तरह चलते चलते 1 आएगा, फिर ठीक है 1.1 आएगा, इस तरह चलते चलते नीचे आएगा 1.9, ठीक 2.0, इस तरह टेबल बना होगा। इधर वैल्यूज लिखी होंगी इनके सामने, फोर ठीक फोर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स में लिखी होंगी, ठीक है ठीक है। तो इन इधर इस टेबल के अंदर जहां पर ये वैल्यू आएगी, ये वाली, ठीक है या इसके करीब करीब जोन से भी वैल्यू आएगी, उसके जी कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला नंबर जमा ये वाला जी नंबर करके, ये और ठीक है ठीक है। तो यानी मतलब यहाँ पे मैं सपोज कह रहा हूँ 0.0450 ये लिखा हुआ है, इसके जी कॉरेस्पॉन्डिंग इधर लिखा आता है 1.8 और इधर लिखा जी आता है 0.3, तो ये बन जाएगा 1.83। बात समझ आ ठीक गई हो है? जी सर आ गए ठीक है। ठीक हो गया जी। ठीक है सर तो इस तरह ये छठे चैप्टर में जो टेबल्स हैं उधर से इस तरह पता लगेगा। ठीक है मतलब कोई भी वैल्यूज हम वहां से निकाल सकते हैं। जी जी, लेकिन आमतौर पे राउंड फिगर में ही पूछता है, 90, 95, 99, 100 नहीं जाता, 99 तक रहता है। तो इस ठीक तरह जो है उधर से आप हर वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। आपने करना ठीक क्या है, अल्फा है, अगर वन साइडेड है तो 0.09 को देखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और अगर टू साइडेड है यानी अल्फा बाय 2 है, ये आपने जो है करना है। वैसे इंटरवल एस्टिमेशन में जो है हमारे पास कह लें, इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर आप ये कह लें कि आमतौर पे टू टेल्ड ही हुआ करता है, लेकिन
एक एग्जांपल हमने लास्ट पे की थी, तो स्टूडेंट्स कह रहे उसको दोबारा डिस्कस करते हैं, तो वो करेंगे अभी बाद में। तो वो टू टेल्ड ही होता है, तो जिस केस में वन टेल्ड हो उसमें फिर अल्फा के लिहाज से वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसमें फिर 0.045 ये नहीं देखेंगे, फिर 0.0900 देखेंगे, जो वहाँ पे होगा उसके लिहाज से जी अल्फा की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक हो गया जी क्लियर? किसी ने कोई बात पूछनी हो? सर एक बात और पूछ लूं? जी जी। सर ये जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम यूज कर रहे होते हैं, हाँ जी। तो उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-1 किस लिए हमारी होती है? किस लिए होती है? उसकी मतलब वजह से क्यों? ये है कि मसलन एन जो रैंडम वेरिएबल्स कह लें, सैंपल साइज की एंट्रीज कह लें, तो उनमें जी से जो n-1 है वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन जो जी आखिरी वाली है वो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, क्योंकि उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन मीन और स्टैंडर्ड एविएशन। तो ठीक है। यानी वो एक किस्म का ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला हिसाब हो जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुराद ये है कि कितने सैंपल की कितनी वैल्यूज के लिए, रैंडम वेरिएबल्स की कितनी वैल्यूज के लिए आप अपनी मर्जी कर सकते हैं और कितनों के लिए अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो अगर सैंपल का साइज सपोज 10 है, तो 9 वैल्यूज आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन जो 10वीं वैल्यू है वो फिर जो सैंपल साइज की मीन और वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब होता है ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम का। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। ये और ठीक है, सर दो बस बातें इतना मैंने ही था पूछ सर। जी जी। के सर, ये वन साइड और टू साइड को थोड़ा दोबारा बता दें क्या होता ले, इतनी दफा बताया, आप लोगों को लगता पढ़ते नहीं है। क्यों सभी? सभी था ना? है? हाँ जी सर, सर जी। जी जी सभी। क्यों, क्या हो गया? मुझे ये समझ नहीं आई कि अभी तक छठा चैप्टर क्यों नहीं किया लोगों ने। शायद वो कोर्स के हिसाब में इतना नहीं था, शायद सिर्फ हमने देखना था, इसलिए नहीं कर सके। नहीं 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 नहीं, कोई और गड़बड़ है, और उस हवाले से किसी ने कुछ पूछा भी नहीं है। बहरहाल मैं ये बताता हूँ वन टेल्ड और टू टेल्ड का, अगर मुझे चैप्टर में यस्सर आ गया। सर मेरे पास है सॉफ्ट में बुक, स्क्रीन शेयर ये कर लें। मेरे पास हार्ड में पड़ा हुआ है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। ये देखिएगा, ये पेज अगर बुक है आपके पास, पेज 222 है, इसके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया हुआ है, और इसके बाद वन टेल टू टेल होगा इधर, एक मिनट मैं आपको देख देता हूँ। अच्छा, बुक हो अगर आप लोगों के पास, उसका पेज है 220।
इसके ऊपर जी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखा हुआ है और इसकी एग्जांपल्स हैं आगे। ठीक है, वन टेल और टू टेल की भी एक्सरसाइज थी एक। 9.3 टॉपिक में, सॉरी 9.3 टॉपिक में आ रहा है वन टेल टेस्ट। नहीं, मैं छठे चैप्टर की बात कर रहा हूँ। छठे चैप्टर में वन टेल टू टेल है, पहले वो पता होगा क्या है, फिर ही आगे की बात बनेगी। इनके देखने दीजिए। क्योंकि ये काफी ज्यादा ना सवाल हो गया हुआ है, इसको लाजमी देखना चाहिए। बहरहाल जैसे सामने आता करते हैं उतनी देर तक जो है ये जो जी डिस्ट्रीब्यूशन का है ये मैं क्लियर कर दूं। अगर किसी के पास हैं तो जो बेसिकली जो था जी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो था इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय अल्फा, सिग्मा, सॉरी अल्फा कह रहा हूँ, सिग्मा। ये सैंपल मीन है, ये पॉपुलेशन मीन है, और ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन। अच्छा, इस फार्मूले से जो है हमने इसको कैलकुलेट करना है और इसके जवाब लिखने हैं। एक जो है, मैं इधर एग्जांपल मुझे को मिल नहीं रही। अच्छा, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं तो इसका जब ग्राफ बनाते हैं उसकी शक्ल जो है इस तरह बना के इधर एक्स लिख देते हैं, इधर एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, इसको डेंसिटी फंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ शक्ल जो है इसकी कुछ ऐसे, और जो सेंटर है, ठीक है, तो जहाँ पर म्यू होता है, सपोज कोई भी वैल्यू है, तो जी वहाँ पर 0 होता है। ठीक है, म्यू जो भी हो यानी ओरिजिनल, वहाँ पे जी की वैल्यू जो है और जो वो 0 होती है। और फिर अकॉर्डिंग टू द टेबल चलती है, बहुत तकरीबन 90% पे जाके जो है इधर से ये जी की वैल्यू जो है वो -3 हो जाती है, और इधर जो है जी की वैल्यू जो है +3 हो जाती है। ग्राफ यूजली जो है इन्हीं वैल्यूज़ के दरमियान जो है यानी वो जो जवाब आता है हमारा वो इन्हीं के दरमियान आता है। तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। -3 का मतलब ये होता है, जी की वैल्यू -3 का मतलब ये होता है म्यू -3 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर जी की वैल्यू कहीं -2 है तो वो जवाब आएगा म्यू -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे जी जो है, तो
तो बेसिकली ये स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें बताती है कि डाटा कितने कितने म्यू से कितने कितने फासले पर है, और अगर वो नॉर्मली है तो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज इंक्रीज करेंगी, म्यू यानी मीन के ऊपर मैक्सिमम होंगे और फिर उस तरह वो नीचे को आएंगे। और इस साइड पे अगर जाएंगे तो अगर लिखा हो म्यू प्लस 1 सिग्मा तो जी की वैल्यू 1 होगी, और इसी तरह ये जो 3 लिखा हुआ है इससे मुराद है म्यू प्लस 3 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बेसिकली जो डाटा है, डाटा को हम प्लॉट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन जो है वो सेंटर में होती है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब यही होता है कि वो दरमियान वाली वैल्यू, आधी इधर होनी चाहिए आधी इधर होनी चाहिए अगर वो नॉर्मल है, और वो जो आधी इधर है और जो आधी इधर है वो एक खास फासले से एक दूसरे से ऊपर वैल्यूज पड़ी होगी। तो वो जो फर्क है, वो जो खास डिस्टेंस है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सैंपल है उसकी मदद से हम ये जी की इधर कैलकुलेट करेंगे, जवाब आ जाएगा हमारे पास, कोई ना कोई जवाब आएगा। सपोज आता है 1.96। तो अब क्या करेंगे कि 1 पॉइंट टेबल जो है, जो मैंने बताया था कि उस पेज के ऊपर है, उसके लिहाज से हम देखेंगे कि जो है कैलकुलेट करने के बाद v की जो वैल्यू आती है उसके लिहाज से हम देखेंगे कि 1.96 है, ठीक है। तो वो जो टेबल होगा उसमें इस साइड पे भी वैल्यूज लिखी होंगी और इधर भी वैल्यूज लिखी होंगी। तो 1.9 इधर देखेंगे, ठीक है, और 0.06 इधर देखेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जो है वो जवाब होगा हमारा, जो उसकी जो आंसर होगा, तो उससे हम परसेंटेज जो है, इधर जो जवाब आएगा उससे हम परसेंटेज जो है तो वो कैलकुलेट कर सकेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने 12 कहा है, छठे चैप्टर को ज़रूर जाके देखें, लेकिन कोई जहमत नहीं फरमा रहा है। मैंने कहा भी था कि देखें और उसमें से जाके पूछिएगा, क्योंकि ये पिछले सेमेस्टर का था टॉपिक, तो मैंने ये कहा था कि आप इसको रिवाइज करें, अगर नहीं भी देखा हुआ तो देखें और फिर पूछें। तो एज सच अभी तक किसी ने इसके हवाले से कोई वर्किंग नहीं की, उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन है। अगले चैप्टर में भी जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें तो जान ही नहीं छोड़ना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके टेबल आपने किस तरह देखना है। तो इस वजह से अर्ज कर रहा हूँ कि आप इसको लाजमी जाकर देखें। इसकी एग्जांपल्स हैं, सिंपल हैं, आसान हैं, आपके लिए इजी है, लेकिन आप लोग जहमत नहीं फरमा रहे। सर आपने टेबल बनाया है अभी व्हाइट बोर्ड पे। अब चलें, इस वीक का होमवर्क जो है वो 6.1 और 6. मैं एक मिनट बता दूँ, जो पहली एक्सरसाइज है उसकी एग्जांपल्स हैं, पेज 228 तक जो एग्जांपल्स हैं वो करके आनी हैं। 5 एग्जांपलें बनती हैं जी सभी। सर ये जो आपने बोर्ड बनाया है, ये राइट साइड पे जो कॉलम और टेबल बनाए हैं, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन, आवाज आ रही सर मेरी? जी जी सर मैं आपने जो टेबल बनाया है भाई सामने बोर्ड पे, जहाँ पे आपने 1.9 लिखा हुआ है, इसके लिए आप बता रहे हैं कि 1.96 में टेबल में कैसे देखना है। हाँ जी सर जो टेबल बना हुआ है पेज 222 पे, सर वहां पे तो लेफ्ट वाली साइड पे जो है वैल्यू सिर्फ 1 तक है, 0 से लेकर और 1 तक। तो वो ये इधर 0 से लेके 1 तक है, लेकिन ये इसमें आगे भी कहीं है, ये इसके ना अपेंडिक्स में ये टेबल मौजूद है, उसमें ये 3 तक जाता है, 3-4 तक जाता है। इसने उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, क्योंकि ये जो एग्जांपल कर रहा है उसमें सिर्फ वही वैल्यू आ रही होती है। ठीक है सर, ठीक हो गया। तो जरा इसको देखिएगा तो फिर जो है वो अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। ये पहली 5 एक्सरसाइज जो हैं,
पहले भी होमवर्क किसी ने नहीं किया है, बहुत कम लोगों ने सबमिट करवाया है, ठीक है। तो इस पे या तो फाइन करेंगे या फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि बुक आप देखें, पढ़ें और फिर सवाल पूछें। मेरे से सवाल करवाते जाएंगे, मैं कर तो दूंगा और करने भी हैं, लेकिन ये उससे आपकी इतनी जो लर्निंग है, मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कोशिश करके आपको समझ आ जाए। आप भी बज़िद हैं तो थोड़ी बहुत मुझे भी अब जिद दिखानी पड़ेगी लगता है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.9 का बड़ा जोर शोर मचा हुआ है, ज़रा वो भी ना देख लेते हैं। 8.9 किस पेज पे है जी? 8.9 एग्जाम्पल 8.9 जी जी जी, पेज है 309 लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूँ एग्जाम्पल 8.9 लिखा हुआ है। ऑल अ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म राइट्स 1 million checks a year. An internal control policy for companies that authorization to sign e-check is granted only after an invoice has been initiated by an account payable supervisor. उसने कहा है कि एक कंपनी है वो जो है साल के 1 लाख चेक जो है वो इशू करती है, ठीक है, 1 लाख चेक। और उसका जो उसके इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी है कि उसको जो बंदा चेक करेगा वो ओनली उसको इजाज़त तभी है साइन करने की कि इनवाइस हैज़ बीन इनिशिएटेड पेएबल, यानी उसको कोई पेएबल अकाउंट का सुपरवाइजर अगर इनिशिएट करेगा तो तभी वो साइन होंगे। द कंपनीज टॉलरेबल एक्सपेक्टेशन रेट फॉर दिस कंट्रोल इज 4%. If control deviation are found in 8 of the 400 invoices sampled, what should the auditor do to solve this? Use 95% confidence interval level, 95% confidence of level. अच्छा, सॉल्यूशन में आइएगा। उसने 95% का जो है वो वन साइडेड करना है। क्यों? उसकी जो मेन रीज़न है कि ये जो डाटा है या जो इसका बिहेवियर है वो वन साइडेड है, टू साइडेड नहीं है, सारे का सारा एक साइड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ जो फर्म्स या कंपनीज के अंदर जहाँ पे प्रोडक्शन होती है वहाँ पे माइनस में प्रोडक्शन नहीं हुआ करती। मसलन एक कंपनी 100 पैकेट बनाती है तो अब -100 का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो मसलन एक कंपनी 1000 चेक लिखती है तो या 1000 इनवॉइसेस देती है तो -1000 इनवॉइसेस का क्या मतलब होगा। तो यहाँ पे माइनस नहीं होता, तो इसका मतलब है इस पे सिर्फ एक साइड पे वैल्यूज होंगी, लिहाजा जो है इसको वो वन साइडेड जो है कंसिडर कर रहा है, इस वजह से उसने इसको वन साइडेड लिया हुआ है। द ऑडिटर कंस्ट्रक्ट अ 95% वन साइड confidence interval for the proportion invoice in non-compliance and compares this to the tolerable expectation rate. अब नीचे जो है वो डाटा को जो है वो इलेबोरेट कर रहा है। उसने जो सैंपल लिया है वो 400 का लिया है, तो उसकी जो प्रोपोर्शन निकली वो 8/400 होगी, 0.02 हो जाएगी, और 95% के लिए 1.645 बनता है। अब 95% देखना तो 0.0500 को टेबल में देखा और उसकी वैल्यू 1.645 आई। आगे फार्मूला लिखा हुआ है। अब देखिएगा P है वो प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, उसने ऊपर गिवन भी दिया हुआ था, इफ कंट्रोल डेविएशन आर फाउंड इन 8 ऑफ द 400। अब ये जो 8 है वो 400 में पाया जाता है, तो ये बनता है 8/400, ये उसकी प्रोपोर्शन बनती है।
उसके लिहाज से उसने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। अब जो 4% है, किधर है, उसका जिक्र इधर नहीं है। वो कह रहा है इसको पेज 308 पे जो फार्मूला लिखा हुआ है उसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर ली है और जवाब आ गया। क्या कंफ्यूजन है जिसमें सभी? सभी? जी सर कोई नहीं, मुझे तो क्लियर है। नहीं, इसमें कोई बात पूछनी हो? नहीं सर बस क्लियर है। एक बात बता दें कि इसकी जो लोअर बाउंड है वो इसलिए नहीं है कि इसकी मिनिमम टास्क नहीं है, इसलिए मैक्सिमम टास्क उसका 1 मिलियन का है। सॉरी, उसका मैक्सिमम टास्क क्या है वो 1 मिलियन का है, इसलिए उसकी लोअर बाउंड नहीं है। इंटरवल जो है वो वन साइडेड है। वैल्यू नेगेटिव तो नहीं ना हो सकती? जो नहीं कमोडिटी है जी, नेगेटिव के अलावा मैं कह रहा हूँ मतलब कि 1 मिलियन से नीचे शुरू नहीं होती, इसका जो मैक्सिमम टास्क है वो 1 मिलियन का है, इसलिए उन्होंने अपर बाउंड का जिक्र किया हुआ है। ये नहीं देख, असल में ये देखें कि रिजेक्शन उसने दी हुई है 4% का, उसने रीजन दिया हुआ है 4% से कम लेनी है। अब 400 में से 8 निकल आए हैं, वन साइडेड का मैं दोबारा बताता हूँ, 400 में से 8 निकल आए हैं, ये 400 का कितना परसेंट बनता है? फोर 400 का 8 कितना परसेंट बनता है? 2% बनता है, 2% बनता है। ये जो लिखा हुआ था कि द कंपनीज टॉलरेबल एक्सपेक्टेशन रेट, एक्सपेक्टेड रेट जो है वो 4% है, और जो सैंपल उसने ट्राई किया है उसमें वो 2% निकल आया है। तो 4 से ज्यादा होता तो ये सैंपल रिजेक्ट हो जाता, ये सैंपल ही ना लेते। तो 4 से कम है, 4% से कम है, इसलिए उसने उसको लिया है, और वो 0.2% है, 2% है, उसी को उसने यूटिलाइज किया और उसके मदद उसने कैलकुलेट कर लिया। ये जो बात हो रही है कि वन साइडेड ही क्यों लिया हुआ, अपर बाउंड की वजह से नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नेगेटिव में नहीं जा सकता इस वजह से, यानी 2 टेल्ड नहीं हो सकता, मीन से नीचे नहीं आ सकता, मीन से आगे ही रहेगा। जी ठीक है। ओवरऑल जो है वो उसने 4% लिया है, तो एक ही साइड पे लेना है जी। ये ठीक सर। अभी भी कुछ पूछने हैं? ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज।